Okay, so let us start with this part. One of the stable resonating forms of methyl vinyl ketone. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि विनाइल ग्रुप क्या होता है. यस, व्हाट इज विनाइल? सर अगर डबल बॉन्ड पे कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। मतलब कि देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल, राइट? एंड व्हाट इज एलाइल? कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, कार्बन डबल दैट इज एलाइलिक कार्बन. बट एलाइल अगर बोले कोई एलाइल ग्रुप, तो दिस इज एलाइल ग्रुप. दिस इज एलाइल. ओके. फिर बेंजाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, तो दैट इज बेंजाइल. ठीक है. तो हाँ जी बेटा. सर ये ऊपर वाला जो CH2 है बेंजीन के ऊपर वो भी विनाइलिक हो सकता है ना, क्योंकि बेंजीन में भी एक डबल बॉन्ड। नहीं नहीं बेटा, बेंजीन सैचुरेटेड कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजाइल. सिंपल. जैसे एलाइलिक वो होता है जो डबल बॉन्ड के बगल में होता है। हाँ बेटा, बट ये डबल बॉन्ड नहीं है ना, ये तो रिंग है, ओके एरोमेटिक रिंग है ना बच्चे. ठीक है ना. यस इट इज नॉट एक्चुअल डबल बॉन्ड, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड ना. ओके. यस so this is benzyl. ओके. तो अब पहले मैं लिखता हूँ मिथाइल विनाइल कीटोन. कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। है ना. C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे हों तो उसको कीटो ग्रुप बोलते हैं. तो CO इज कीटो ग्रुप. तो कीटो के एक साइड क्या है? मिथाइल, और दूसरी साइड है विनाइल. तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल विनाइल कीटोन. तो ये हो गया आपका मिथाइल विनाइल कीटोन. ठीक है. अब इस मिथाइल विनाइल कीटोन को कि अगर मैं ये कौन सी होगी? कीटो फॉर्म. और ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में अगर मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हों तो मैं ये ऐसा कर सकता हूँ ना कि ये पाई बॉन्ड में इधर ले जाऊँ और इसको आगे शिफ्ट कर दूँ, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव. ये एक फॉर्म बनेगी. इसी को ही अगर सिर्फ हम ऐसा करें कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, सिर्फ एक तरफ शिफ्ट करें हम इसको, ये बन सकता है. बट जो अगर देखो, अगर मैं ये बना रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो
ये C वाला है, और ये जो है CH2 डबल, ये बनाया ही नहीं है इसमें ना, तो ये तो होने से रहा। देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड बनाया है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास तो 5 ऑर्बिटल होने चाहिए कार्बन के पास, और कार्बन 5 ऑर्बिटल होते नहीं है। कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 2s और 2p, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये 1 + 3 4 ही हो सकते हैं, तो ये तो C तो होगा ही नहीं कभी। अब बचा ये D, तो D में अगर O पे नेगेटिव है तो कार्बन पे क्या होना चाहिए फिर? पॉजिटिव। इसने पॉजिटिव लगाया नहीं है, तो ये भी गया। अब ये वाला जो है ये एग्जिस्ट कर सकता सर है। ए होगा ना? यस, इट शुड बी ए। बी एग्जिस्ट कर सकता है ना, बी एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें O पे नेगेटिव है और CH डबल बॉन्ड ये वाला जो बनाया मैंने, है ना। और थर्ड एक और बन सकता है जिसमें क्या हो रहा है कि CH3 ऐसे रखें, C डबल बॉन्ड O भी ऐसे रखें, और ये CH और CH2, इसमें CH2 पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, मतलब ये पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ तक शिफ्ट करे, ये वाला जो बनाया है हमने, है ना, यही है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ये दो जो हैं दे कैन एग्जिस्ट, ठीक है। फर्स्ट केस में कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना। और ये जो CO है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को टू सम एक्सटेंट वो स्टेबलाइज कर देगा। बट देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। अगर कहीं ये वाला चार्ज नहीं होता, ये वाला यहाँ पे ये नहीं होता, तो इट शुड बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि फिर वो अनचार्ज होता। बट यहाँ इन दोनों में अब हमें कंसिडर करना है ना। बी वाले स्ट्रक्चर में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है ना। तो दैट कैन एग्जिस्ट, दैट हैज़ मोर स्टेबिलिटी rather than, दो C डबल बॉन्ड O जो है इज मोर स्टेबल देन C डबल बॉन्ड C, बट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे ही है, और एडजेंसेंट है नेगेटिव अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज एडजेंसेंट कार्बन पे हो, मतलब एडजेंसेंट एटम पे हो, तो दे आर मोर स्टेबल, है ना। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बी में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो आई गो विद बी। साकेत कौन सा आंसर है वैसे? सर आंसर भी है, और उन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन में कहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, और कार्बन पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव। हमने अभी पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए बी जो है ऑप्शन दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। सर हाँ जी बेटा। सर तो अगर ऐसी केस आ जाए कि एक जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है और एक जगह पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, तो फिर हम जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे वो चूज करेंगे ना? हाँ, अगर ये सेम होते, जैसे ये भी कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है और आगे भी कार्बन पे नेगेटिव होता, तो फिर हम क्या करते, इसको चूज करते, यस सर, गॉट इट। है ना। वो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि जो नेगेटिव, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज, ये शायद मैं कल भी लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, sp हाइब्रिडाइज और वो sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कर रहे थे ना हम, तो हम यही बात कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन sp हाइब्रिडाइज कार्बन और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये दो जो कंडीशंस हैं उसके बेस पे हमने जो है इसको चूज़ किया, अदरवाइज बाकी कंडीशन सारी उस ए को फेवर कर रही थी, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो हैं अगर बगल बगल में हों तो दैट मॉलिक्यूल दैट स्पीशीज इज मोर स्टेबल, है ना। और सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी में सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर स्टेबल देन सी डबल बॉन्ड सी। बट कंडीशन क्या हो रही थी कि जो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई वी गो विद बी ऑप्शन। नाउ IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो इसमें आप देखो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप हियर, NH2 है ना, अमीन है, अमीन के हाइड्रोजन जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप्स, इसका मतलब सब्स्टिट्यूटेड अमीन है ये। और कौन सी अमीन है ये, देखो अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन, अगर नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हों तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन, एंड इफ nitrogen is attached to 3 carbons, 3 alkyl groups, so that is called tertiary amine. And if nitrogen is attached to 4 alkyl groups, so that is called quaternary ammonium salt. तो ये तो टर्शरी अमीन है। अब इसके साथ कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप लगे हैं और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो अब अगर हम इसके नंबरिंग करें तो ऑब्वियसली जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वी हैव टू कंसिडर, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन के अलावा अगर हम देखें तो 2 मिथाइल लगे हैं नाइट्रोजन पे और एक मिथाइल ग्रुप जो है दैट इज अटैच्ड टू कार्बन, जो पेरेंट चेन है उसके साथ भी एक जो है कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब
इसको हम या तो लिख सकते हैं NN3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 अमीन, या फिर हम इनको अलग अलग लिखें, क्योंकि ये NN जो हैं दोनों, ये डाई मिथाइल हो गया, थ्री मिथाइल, सर 3NN डाइमिथाइल नहीं होगा? हाँ जी, सर NN डाइमिथाइल थर्ड पोजीशन पर है, तो वो 3NN डाइमिथाइल नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा, देखो ये 2 मिथाइल N पे अटैच है ना, ये जो नाइट्रोजन किससे अटैच है, किस कार्बन से, वो यहाँ आएगा पेंटेन 3 अमीन। नाइट्रोजन थर्ड कार्बन पे अटैच है, वो तो 3 अमीन ने कंसिडर कर लिया है ना, और नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो यहाँ से क्लियर हो गया, और पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा है, वो इससे क्लियर हो गया है ना। क्योंकि बाकियों में अगर आप देखोगे 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमीन पेंटेन अमाइन, तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि अमीन के साथ जो है वो 3 लगना चाहिए, तो एक ही कार्बन है जो जिसमें ये है। सिर्फ इस मॉलिक्यूल को मैं इस ना, है ना, इस नॉमेनक्लेचर को मैं कंसिडर करूं, है ना, इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ना नाम लिखने की ट्राई करते हैं। चलो, ये आपके पास है NN डाई मिथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। तो अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, वर्ड रूट के हिसाब से 5 जो हैं कार्बन हो गए, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड्स है एन, और 3 पे क्या है, एमीन, तो 3 पे आपने लगा दिया एमीन। ये यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर 3 पे ही एक मिथाइल है, तो 3 पे एक मिथाइल भी लगा दिया। फिर N पे जो है 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लगा दिए। तो हो गया ये। तो उसने इसको क्या किया है, ये और ये दोनों इसके साथ अटैच हैं, तो उसने उसको ऐसे लिख कर दिया, ये 2 इथाइल, दोनों साइड एक एक इथाइल, और ये सेंट्रल कार्बन, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल लगाया उसने, और इसके साथ एक नाइट्रोजन लगाया, और उस नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल लगाए, तो उसने ऐसे बनाया इसको, बस। गॉट इट? क्योंकि जब भी आपको नाम दिया हो, आपको लिखना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड रूट देखना है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग उतने एटम, कार्बन एटम लगा देने हैं स्ट्रेट चेन में। वर्ड रूट के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर लगा देना है फंक्शनल ग्रुप, इफ गिवन। वर्ड रूट के बाद आपको प्राइमरी सफिक्स देख लेना है, एन है, ईन है, आइन है, और किस पोजीशन पे है वो देख लिया, फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देने हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स एट देयर अप्रोप्रिएट पोजीशंस लगा दिए, और फिर जो है सेटिस्फाई करनी है टेट्रा वैलेंसी, द टेट्रा वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन by adding हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन्स ऐड कर देने हैं बस। तो इसका मतलब
ए ऑप्शन इज करेक्ट। साकेत ठीक है। Yes. अब आ जाओ थर्ड कंपाउंड पे। लिखा है कंपाउंड है आपके पास, तो आपके पास पहले क्लियर हो गया कि ये जो है कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक। तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा ही था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH जो है वो किस पे आता है, नंबर 1 पे SO3H के अलावा। तो इसको नंबर 1 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ये जो ET होता है, ET मतलब इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन, CH3CH2 हुआ ना ये, Me मतलब मिथाइल, तो इसका मतलब 16 और ये हो गया 17 और ये 18। सर सी होगा ना आंसर? ए क्यों नहीं होगा? इथाइल 16 कार्बन है तो 16 नहीं है बेटा, 17 18, ये तो स्ट्रेट चेन में ही ना पुत्र। दिस ET is written to confuse you, it is in straight chain। सर तो ऐसे तो ए और सी दोनों नहीं सही हो सकता। नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इज ऑफ 18 कार्बन्स, ये सर गॉट इट। है ना। तो इट शुड बी ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। ऑन द 9th पोजीशन देयर इज इन, तो 9 इन एंड ओइक एसिड, इट शुड बी ऑक्टाडेक, 18 कार्बन्स आर देयर। उसने ET लिखा ताकि आपको लगे कि 16 के बाद तो इथाइल है, तो लिख दो कि इथाइल जो है वो 16 इथाइल हो जाता है ना। बट इथाइल जो है इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट चेन, उसमें कहीं गैप थोड़ी आ रहा है कि वहाँ पे एज अ इसको प्रफिक्स यूज़ करेंगे। कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो उसको भी नंबरिंग दे सकते हैं ना, कंटिन्यूस ही है, इसलिए टोटल 18 कार्बन्स हैं, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाडेक 9 इन ओइक एसिड। सबके ठीक है। हाँ सर। सर यहाँ पर ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ जी, ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका ओइक, ओलिक ओलिक एसिड। अच्छा ओलिक एसिड, एक्चुअली आपने एक अगर वर्ड आ गया ना, इसका मतलब है क्या ये, कार्बोक्सिल। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये है तो इसमें एक्चुअली ये है तो इसमें इक लगा और ओल ई, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी है ना, डबल बॉन्ड। और साथ में ये ना कॉमन नेम है एक्चुअली, ओलिक एसिड जो है वो इसका कॉमन नेम है। तो इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड होगा एक, और कार्बन तो 18 ही होंगे, है ना। तो 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, ये कौन सा है इसका, ये सिस है ना, तो ये इसका कॉमन नेम है। इसने IUPAC नेम पूछा था ना, इसी का जो कॉमन नेम है वो ओलिक एसिड ही होता है, क्योंकि सिस में ही है, सिस पोजीशन पे ही है डबल बॉन्ड, है ना। तो इसी को ही ये जो ऑक्टाडेक 9 इनोइक एसिड है ना, इसी का कॉमन नेम है ये। यस सर। ठीक है।
ये पता है ना सिस है, समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ओके, तो सिस ऑक्टाडेक 9 इनोइक एसिड को ओलेइक एसिड भी बोलते हैं। सॉरी, ओके। अब ये जो है ना, इनको बोलते हैं हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। जैसे मान लिया ये आपके पास कोई कंपाउंड है, तो इसमें 2 साइकिल है, तो जब भी 2 रिंग दिखें आपको कंपाउंड में, तो आप ये बाईसाइक्लो वर्ड पहले लिख दो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद देखो, ये इन 2 कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। ब्रिज बना दिया ना उन्होंने। ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है। अब हमें देखना है कि इन 2 कार्बन को जोड़ने के लिए ये 2 कार्बन को जोड़ने के लिए अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो कोई कार्बन नहीं है बीच में, अगर मैं इधर जाऊं तो 1 कार्बन है, इस साइड जाऊं तो भी 1 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे बाईसाइक्लो 1 1 0। और कितने कार्बन हो गए टोटल? 4। तो ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 1 1 0 ब्यूटेन। वैसे ही बोलो इसका नाम क्या होगा? सर बाईसाइक्लो 4 4 1 13। ओके, देखो आप बाईसाइक्लो इज ओके क्योंकि 2 साइकिल है। तो 2 2 आंसर। हाँ हाँ, देखो वही हाँ देखो, इस इन दोनों कार्बन को जोड़ने के लिए अगर मैं इस साइड से जाऊं तो देयर आर 2 कार्बन्स, दूसरी साइड भी 2 कार्बन और बीच में 1 कार्बन, तो इट शुड बी 2 2 1, टोटल 5 हो गए और 2 ब्रिज हेड, तो हेप्टेन। बोलो बोलो। तो 2 1 0। हाँ, अब देखो इस साइड से जाओगे, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस साइड से 2 कार्बन है, बीच में 0 और इधर 1, तो इट इज 2 1 0 पेंटेन। तो अब इस पे आ जाओ जो मोड दिया है, बोलो इसका नाम अब। सर सी। सी, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन्स हैं 2, दीज आर ब्रिज हेड कार्बन्स। इनको अगर मैं इधर देखूं तो 0 कार्बन, इस साइड से जाऊं तो 2 कार्बन, इस साइड से जाऊं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 2 0, 5 2 0 मतलब 7 + 2 9 नोनेन, तो बाईसाइक्लो 5 2 0 नोनेन, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। सर ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ज़्यादा नंबर है वो पहले आएगा, ठीक है, उससे कम फिर उससे कम,
ठीक है। वैसे ही इसी इसी कैटेगरी में दूसरे होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इस देखो बाईसाइक्लो में 2 कार्बन जो हैं वो कॉमन होते हैं, और स्पाइरो में क्या होता है कि इस तरह से होता है, 1 कार्बन कॉमन होता है। These are called स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में क्या होता है, कैसे देखते हैं हम इनको, इनका नाम लिख सकते हो, बोलो। पढ़े आपने स्पाइरो? इसमें 2 ही नंबर आते हैं, क्योंकि बीच में तो 1 ही कार्बन होगा कॉमन, समझे? तो सर यहाँ पर ब्रिज कार्बन ही है। हाँ जी, ब्रिज हेड नहीं, इसमें 1 कार्बन कॉमन होता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइरो 2 और क्या हो जाएगा, पेंटेन। स्पाइरो में ये 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, बट इसी में अगर ऐसे हो, अब इसमें ब्रिज हेड कार्बन ये है, ब्रिज हेड सॉरी कॉमन कार्बन ये है, इसमें इस साइड 2 कार्बन, स्पाइरो 4 2 हाँ पर इसमें उल्टा, हाँ इसमें उल्टा होता है, छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। उसमें हायर से लोअर तरफ जाते हैं, इसमें लोअर से हायर तरफ, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों, कर लोगे? एक और बताता हूं आपको मैं, जैसे चलो बोलो इसका, इसमें भी 1 ही कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में, तो ये भी स्पाइरो हुआ, इसका नाम बोलो। 3,5 है ना, 3.5 नोनेन। ओके सर जी बेटा। सर बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स के नेमिंग में जो नंबर है वो असेंडिंग में होना चाहिए, डिसेंडिंग? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बाईसाइक्लो है उसमें जो है वो डिसेंडिंग होता है ना, और जो स्पाइरो है उसमें असेंडिंग, ओके सर। बस इतना सा डिफरेंस। ओके, नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन is located in the molecular plane, a plane parallel to the molecular plane, a plane perpendicular to the molecular plane which bisects the carbon-carbon sigma bond at right angle, a plane perpendicular to the molecular plane which contains the carbon-carbon sigma bond. तो देखो, सर ऑप्शन सी, which bisects the carbon-carbon sigma bond at right angle. देखो ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये एच, ये पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया ना। अब ये जो पी ऑर्बिटल होते हैं दे आर परपेंडिकुलर, और ये ऐसे ओवरलैप करते हैं, है ना, तो क्या बनता है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है,
तो प्लेन जो है पाई बॉन्ड का जो नोडल प्लेन है पाई बॉन्ड nodal plane in the pi bond of ethene. नोडल, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जो आप बोल रहे हो ना, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, उस पे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यस सर। तो इसका नोडल प्लेन बताना है आपको, नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन। सर नोडल प्लेन मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। हाँ, मतलब नील होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग। हाँ जो ये जो स्टेटमेंट है ना पहली और एच सी और डी, वो तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हो रही है ना। और हमें बताना है कि नोडल प्लेन जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो कहाँ पे है ना। तो मतलब एंटी बॉन्डिंग की बात हो रही है ये, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो तो यहाँ पे ही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज़ीरो चाहिए, वो वाला प्लेन चाहिए हमें। परपेंडिकुलर जो होगा ना वो तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो नोडल प्लेन कहाँ होगा? सर आई थिंक उसका ऑप्शन ए होना चाहिए। मॉलिक्यूलर प्लेन में, प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, क्योंकि ऊपर और नीचे होगा तो फिर उसके बीच में जहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन है वहां पे तो कोई पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मतलब कोई प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होना चाहिए ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन में तो सिग्मा बॉन्ड है ही। मॉलिक्यूलर प्लेन में ही सर पर अगर ऊपर चले गए तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहेंगे जाएंगे। ना, तो नोडल प्लेन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के साथ जाए भाई, बता। सर सी भी है। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, हाँ मॉलिक्यूलर प्लेन नोडल प्लेन। कैसे? क्योंकि जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा मॉलिक्यूलर प्लेन के, ऊपर और नीचे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। एक मिनट सर देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ऐसा होता है तो ये बॉन्डिंग बनता है, राइट। ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसी को ही प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस भी छोटा हो जाएगा, माइनस भी छोटा, माइनस और प्लस। तो सर
हाँ जी। सर इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो थोड़ा मतलब डायग्रामेटिक किया है, तो मैंने सर आपको वो सेंड किया है स्क्रीनशॉट, एक बार सर आप एक मिनट देख लें। देख। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है। मॉल- हाँ और ये पाई बॉन्ड बन गया। ये अगर पॉजिटिव 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 नेगेटिव तो पाई बॉन्ड बना देंगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ऊपर और नीचे तो होगा ही, इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर प्लेन के हम्म, 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 हम्म। मतलब ये हो गया पाई बॉन्डिंग। और ये जो पाई बॉन्ड बनने के अलावा जो बचेगा, ये हो गया पाई स्टार। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। तो ये इस तरह से होगा। देखो मैं एक मिनट, मैं ना कैमरा लगाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे वो शो कर रहा है इसको। ओहो,
ओके, मैं दिख रहा हूँ आपको अच्छे से? पीछे से लाइट आ रही है ना, एक मिनट। Am I visible to you now? तो देखो, ये देखो, जैसे ये मॉलिक्यूलर प्लेन है ये, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर पाई बॉन्ड है, एक नीचे पाई बॉन्ड है, समझ गए? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके इस तरह से ये जो प्लेन है इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसके ये परपेंडिकुलर है पूरा ना। तो अगर मैं इस प्लेन को मानूं परपेंडिकुलर, है ना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ऊपर और नीचे, है ना। अब इस मॉलिक्यूलर प्लेन के और कौन सा परपेंडिकुलर प्लेन होगा? एक प्लेन में ये आ गया, है ना। अब ये जो बचा ना इस तरह से, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है ना। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस पे प्लेन जो होगा ना, है ना। मान लिया कि मॉलिक्यूलर प्लेन है एक्स एक्सिस पे, ये पूरी एक्सिस है ना, 2D आ गया ना ये, और एक आ गया ये वाला प्लेन, है ना। अब जो जेड एक्सिस पे प्लेन होगा ना पूरा, है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? नील। मतलब एक प्लेन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो 0 होगी, और उसी को हम नोडल प्लेन बोलेंगे उसका। तो वो भी मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या हुआ? परपेंडिकुलर। समझे? 3 प्लेन बनेंगे ना, 3 प्लेन में से एक प्लेन पे तो मॉलिक्यूलर प्लेन है पूरा, दूसरे प्लेन पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और तीसरा प्लेन जो बनेगा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी नील है। तो उसी को नोडल प्लेन बोला है उसने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का उसने मॉलिक्यूलर प्लेन को के परपेंडिकुलर जो लिखा है ना कि मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर जो नोडल प्लेन है, अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले प्लेन को कंसिडर करेंगे तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उसको। उसके अलावा जो बचेगा दैट इज पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ना, उसको नोडल प्लेन बोले। समझिए? पाई इलेक्ट्रॉन वाला प्लेन कौन सा? देखो ना, जैसे आपने मॉलिक्यूलर प्लेन कंसिडर कर लिया, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई पे एक्स वाई ले सकते हो, वाई जेड ले सकते हो, ये पूरा ले सकते हो उसको, है ना। और जो उसके मॉलिक्यूलर प्लेन के मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 एक्सिस होती है ना, एक वाई एक जेड, है ना। तो अगर मैं ये जो पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, उसको मैं पाई बॉन्ड वाला, उसको मैं वाई एक्सिस पे ले सकता हूँ, जेड एक्सिस पे ले सकता हूँ, है ना। इट इज अप टू मी कि पी एक्स ले रहा है या पी वाई ले रहा हूँ। क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पी एक्स से ओवरलैप करेगा या पी वाई से ओवरलैप करेगा। तो सर फिर मतलब नोडल प्लेन जो है वो मतलब पाई बॉन्डिंग से पास नहीं करेगा? नहीं, पाई बॉन्ड से पास करेगा तो फिर नोडल प्लेन बचेगा ही ना। वो ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील है ना। तो अगर मैं पी एक्स ले रहा हूँ, है ना, तो उस पी एक्स वाले के लिए जो पी वाई है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील होगी उसके लिए पाई बॉन्ड की। ऐसा करके मानेंगे, है ना। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड जो है वो जेड एक्सिस पे लेता हूं, है ना, सिग्मा 2p जेड लेते हैं ना, तो जेड एक्सिस वाले पे तो सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो वो मॉलिक्यूलर प्लेन बन गया जिसमें जेड एक्सिस है ना। और
मतलब जेड एक्सिस उसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर, और मान लिया जो पाई बॉन्ड हमने कंसिडर किया वो पी एक्स के बीच में है, तो एक प्लेन एक्स एक्सिस पे हो गया, हाँ सर। तो जो पी वाई बचा, वाई एक्सिस बची है ना, उस पे नोडल प्लेन आ गया। ठीक है, ऐसा करके। सर हाँ जी बेटा। सर इसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का क्या रिलेशन है? बॉन्डिंग जो है ना, उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, है ना, एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, तो वो नोडल प्लेन को मतलब लेगा ना, मतलब नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग में ही होगा ना। सर समझे? मैं बॉन्डिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उसके परपेंडिकुलर भी तो नोडल प्लेन हो सकता है। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, पर अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसी की बात हो रही है ना, मेन तो, है ना, तो मैं उसको मतलब एंटी बॉन्डिंग की तरह ले रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि पाई पाई यस बॉन्ड सर गॉट इट। इस तरह से चलो अभी ये दिख रहा है आपको? मैं इसको हटा देता हूँ जरा। Which of the following species is paramagnetic in nature? बोलो, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? सर यहाँ पर कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल पता है, पर वो कार्बिन और नाइट्रोजन क्या होती है? ओके ओके ओके, चल ही नहीं रहा। एक मिनट, इसको ना मुझे एक बार बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ऐसे चलता है पर पेन नहीं चल रहा है, तो चलो अभी मैं माउस से चलाता हूँ। देखो, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकटायन, वो तो पता है आपको, फ्री रेडिकल पता है, तो फ्री रेडिकल तो पैरामैग्नेटिक है, यू नो दैट। हाँ। कार्बीन क्या होती है? कार्बन attached to two sigma bonds, let us say कि they are attached to hydrogen, और क्या होते हैं इसमें? दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, है ना, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है ना, बट यहाँ तो चलो फ्री रेडिकल ही दिया है, तो इसमें ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, डायमैग्नेटिक भी होता है, क्योंकि जो कार्बीन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो, विद पैरेलल स्पिन हो सकता है, या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कार्बीन। ये जिस दिन मैंने वो करवाए थे उस दिन मैंने शायद बताया था, ये सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। ये अगर दोनों अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन।
इसको ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं, और अगर पेयर्ड होंगे तो इसको सिंगलेट बोलते हैं। सॉरी, मेरे माउस से लिखना नहीं आ रहा है, तो इसको सिंगलेट बोलते हैं। रुको, मैं एक बार इसको बंद करके फिर ऑन करता हूँ, रुको। Yes. यस, तो क्या बात कर रहा था, देखो यहाँ पे अगर ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के ये 2s2 2p2, अगर इस तरह से हो तो इसकी क्या होगा, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे, इसमें स्पिन क्या होगी, 0, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी टोटल दैट इज 2s + 1, तो 2s + 1 कितना हो गया, s 0 है तो ये 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। और अगर कोई कार्बन हो इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में, तो भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पैरेलल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो s इसका कितना होगा, 1 + हाफ + हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ये उस दिन बताया था शायद मैंने, और ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि in triplet carbon electrons are unpaired, means electrons are different orbital, there is less inter-electron repulsion. सर तो ट्रिपलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक होगा ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पर उसने कार्बिन ही लिखा है, पर उसके सामने फ्री रेडिकल इज द ऑप्शन, तो फ्री रेडिकल तो उसमें तो सिंगलेट ट्रिपलेट का कोई केस नहीं है, तो फ्री रेडिकल तो हमेशा ही पैरामैग्नेटिक ही होगा, इसलिए वी विल गो विद, अगर कोई 2 ऑप्शन राइट हो लगे आपको, तो जो ज़्यादा राइट हो वो आपको कंसिडर करनी है, तो हम फ्री रेडिकल के साथ जाएंगे।
ठीक है। नाउ नाइट्रीन, नाइट्रीन भी क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, अटैच होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं या तो वो अनपेयर्ड होंगे या वो भी पेयर्ड ही होंगे। क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, इस तरह से एक तो बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो अगर पेयर्ड होंगे तो सिंगलेट नाइट्रीन, और अनपेयर्ड होंगे तो ट्रिपलेट नाइट्रीन। सर मतलब कार्बन जैसा। हाँ बस कार्बन जैसा ही, ठीक है। इसलिए बट हम इसमें ऑप्शन फ्री रेडिकल ही टिक करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट इज कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखना है। ये जो फाई का साइन होता है ना, दैट इज फिनाइल ग्रुप। ये बेंजीन रिंग की बात हो रही है। सर वो क्या ना मतलब ग्रुप से वाले हाँ फाइव। हाँ, फाई बोलते हैं उसको, फाई मतलब फिनाइल। जैसे मिथाइल को एम लिखते हैं ना, और फिनाइल को पीएच भी लिखते हैं, पर कई बार वो ऐसा साइन दे देता है, ठीक है। तो सर फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना ड्यू टू एरोमेटिसिटी। सही बात है, इसने स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत लिखा है। 4 शुड बी मोस्ट स्टेबल। बट उसने आई थिंक कि ये फर्स्ट, अगर मान लिया राइट ऑप्शन एरोमेटिक की बात कर रहे हो आप कि एरोमेटिक है इसलिए मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, है ना। बट फिनाइल का इफेक्ट ज़्यादा बता दिया होगा, तो इसलिए हम फर्स्ट ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्या ऑप्शन है सर बच्चे, 4, कौन सा? सर 4 आउट ऑफ प्लेन। एक मिनट, कम अगेन, क्या बोल रहे हो? सर 4th स्ट्रक्चर आउट ऑफ प्लेन हो सकता है। 4th स्ट्रक्चर आउट ऑफ प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अपने आप में एरोमेटिक है ना बच्चे। सर पर वो एरोमेटिक में सिलेक्ट होता है ना कि प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन में ही है वो बच्चे, देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रोपाइलियम कैटायन है, ये तो मोस्ट कॉमन कैटायन है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, उसके सामने डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो गया कॉन्जुगेशन, फिर इधर भी डबल बॉन्ड, तो दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, इट इज प्लेनर एक्चुअली। ओके सर। तो कौन सी ऑप्शन दिया है? फर्स्ट ही है सर। फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इसका इनका इफेक्ट उसने कंसिडर करके। सर हाँ जी बेटा। सर 2 से ज्यादा स्टेबल 3 नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि 2 में ना फिनाइल ग्रुप जो है दैट हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यस ये फिनाइल वैसे तो ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी होती है, बट अगर दोनों को फिर भी कंपेयर किया जाए तो बेंजाइल इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन एलाइल, ठीक है। यस ओके। SO3 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, सही है।
क्यों इलेक्ट्रोफाइल है ये? क्योंकि O जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर, एक तो सल्फर के पास हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल, sulfur is an electron deficient element due to the presence of vacant d orbital. सारे मान लेते हैं, तो वैसे तो अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तो सल्फर is an electron deficient element, oxygen is highly electronegative, sulfur is larger in size. इस पे पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे तो बिकॉज इट हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल, ये ऑप्शन होता है, मतलब करेक्ट जो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है ना। तो इसका सही आंसर है कि सल्फर हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। तो हम इसके साथ जाएंगे कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल लेगा, तो सल्फर को क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सल्फर इज लार्ज इन साइज, तो ऑल ऑफ द अबव भी होना चाहिए। क्या आंसर है बच्चे? ऑप्शन बी। सर बी होना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, तो दैट मेक्स सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। अच्छा, पर सिर्फ इतना ही बता, इसका मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट हम लेते हैं, इसका मतलब कि सल्फर जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, ऐसा मान के चले, इंडिपेंडेंट। बट अगर हम ऐसे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखें इसकी, तो हम लिखेंगे कि SO3 acts as an electrophile because जो ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन एटम्स, क्या कर देंगे, अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, which makes sulfur इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। ये रीज़न होना चाहिए। पर ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ मतलब प्रॉपर रीज़न आउट करना है और एक ही ऑप्शन चूज करनी हो, अगर तो अगर सल्फर लार्ज इन साइज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपने आप में नहीं है, क्योंकि सल्फर तो अगर ऑक्सीजन की जगह ये H2S होता तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, है ना। वो ये कंसिडर करके चल रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन है, उसकी वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, और दैट्स वाई
जो SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ गया। इसका मतलब ये हुआ है ना कि ऑक्सीजन की वजह से ही सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो प्रॉपर रीज़न क्या हुआ कि ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सल्फर बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दैट मेक्स इट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है तो सर जी। सर इसका जो मतलब एक्सप्लेनेशन है ना सर, वो थोड़ा मतलब कुछ तो थ्योरेटिकल भी है। हाँ तो सर वो एक बार आप मतलब देख लो हाँ हाँ बताइए। या व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। हाँ यही यही लिखा है ना इसने कि जो SO3 है वो इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, जो क्या करते हैं, जो सल्फर से अटैच हैं और ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। और दूसरा पाई बॉन्ड इज आल्सो द रीज़न कि पाई बॉन्ड की वजह से जो ये इस तरह से है, तो ये पाई बॉन्ड भी क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन और इस वजह से O पे नेगेटिव होगा और सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेक्स SO3 इलेक्ट्रोफाइल। मतलब मेन रीजन ये हुआ कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है ना। ओके ठीक है, तो इतना करते हैं आज। ठीक है, अपने डाउट्स अगर कोई भी होंगे तो सेंड करो, और ये बार बार ये जो वीडियोस हैं वो देख लो, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी किसको क्या कंसिडर करना है। क्योंकि ये याद रखना कि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता GOC में, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कैपेबल होते जाओगे। ठीक है सर अब शाम को तो क्लास नहीं है ना? नहीं आज नहीं। तो सर नेक्स्ट क्लास ओके सर। आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे ले लेंगे। सैटरडे को कौन सा है, सर एक्चुअली संडे को टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन करनी चलो है। मंडे ले लूँगा क्लास। ठीक है, यस सर। अभी थोड़े दिन मॉर्निंग चलेगा ना। यस सर। ओके ठीक है बच्चों।